नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर के प्रति नजरिए पर सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने का हर मंच से ऐलान किए जाने के बावजूद ये वादा ना पूरा करने होने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। श्रीनगर में आज पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों के सवालों के जवाब में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि इसे विडंबना कहा जाएगा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी नहीं कर पाई है। जम्मू कश्मीर में चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करवाए गए, लेकिन केंद्र सरकार कोर्ट के दूसरे आदेश को मानने से कन्नी काट रही है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में बिजली कटौती पर भी कर्रा ने अपना पक्ष रखा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। साथ जो है वो कह सकता हूं कि उनकी नीयत जम्मू कश्मीर के ऊपर सही नहीं है। अभी पीछे ही मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का वो वीडियो, वो ऑडियो माइक पे सुनाया जो उन्होंने 19 सितंबर को यहां पे इलेक्शन के दौरान में, जबकि 25 को यहां पे वोटिंग होनी थी, 19 तारीख को यहां आए और उन्होंने यहां पे लोगों को फिर से बेवकूफ बनाया और कहा कि अगर कोई दे सकता है तो बीजेपी देगी। हम वादाबंद हैं, हम हमेशा से लोगों के साथ हैं और हम हर वो चीज करेंगे जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को आसाइश और सहूलत होगी। क्या यही और आसाइश और सहूलत वो दे रहे हैं? किस चीज की सजा दे रहे हैं वो? ये तो हमारे वास्ते एक, जैसे मैंने पहले कहा था कि इलेक्शंस भी अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना होता तो शायद बीजेपी यहां पे इलेक्शंस भी ना करवाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ एक और ऑर्डर उनको दिया, एक और डायरेक्शन दी कि स्टेटहुड एट द अर्लीस्ट होना चाहिए। अगर अपने कहे का, अगर अपने जो आप ये रिटॉरिक्स करते हैं उसका अगर आपको कोई एहतराम नहीं है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का तो एहतराम कीजिए। मुझे बताइए आज के दिन में पावर जनरेशन किसके हाथ में है? वेदर इट इज विद एलजी और इट इज विद द चीफ मिनिस्टर, नोबडी नोस। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किसके हाथ में है? आप उन ऑफिसर से बात कीजिए कि आप किसके अंडर हैं। इवन दे वुड नॉट बी एबल टू टेल यू कि वेदर वी आर रिपोर्टिंग टू एलजी और वी आर रिपोर्टिंग टू चीफ मिनिस्टर और द इलेक्टेड गवर्नमेंट। सो घूम फिर के बात उधर ही आती है। वेल, एज फार एज वी सी द मिजरीज ऑफ द पीपल, इट्स अ टोटल नेग्लेक्ट. I can't deny it. It is a total neglect, and this power crisis is a pain. It's a misery, and I don't know if there are people. जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रधान एडवोकेट निर्मल कोतवाल सहित अन्य सदस्यों ने आज अपना पदभार संभाल लिया। एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट विक्रम शर्मा ने एडवोकेट निर्मल शर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। कोर्ट परिसर में आज आयोजित एक भव्य समारोह में सभी वकील शामिल हुए और एसोसिएशन की नई टीम का जोरदार स्वागत किया। एडवोकेट निर्मल कोतवाल ने बताया कि वो अपनी टीम को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वकीलों की भलाई के लिए हर फैसला सर्वसम्मति लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट विक्रम शर्मा ने भी उनके कार्यकाल में हर किसी द्वारा उन्हें दिए गए सहयोग पर आभार व्यक्त किया। मैसेज कलेक्टिवली हमें काम करना है। आई एम नॉट ए सिंगल पर्सन, मेरे पीछे ये सब लोग हैं, पूरी एसोसिएशन है, तो वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली। आई डोंट पोज माई सेल्फ हैज टू बी द लीडर, बट एवरीबॉडी इन द एसोसिएशन इज अ लीडर। आई सीक देयर सपोर्ट that they should come with me, and whatever issues come in front of us, we should address those issues collectively. जो हार गए या जिनका यहाँ पे मैंडेट नहीं मिला बार एसोसिएशन का, वो भी हमारे साथ है, बिकॉज वी आर इन ए फैमिली। हम सबको इकट्ठा लेके चलना चाहते हैं और मेरा ये है प्रिंसिपल लाइफ का कि आई बिलीव इन कलेक्टिव डिसीजंस। तो जो डिसीजन हो वह कलेक्टिवली हो, सब इसमें शामिल हो और एक ही डिसीजन जो बार एसोसिएशन का आए, ताकि मेरे किसी भाई को बहन को प्रॉब्लम ना हो कि ये डिसीजन जो है इट इज़ नॉट टू बी ओबेड। तो एवरीबॉडी हैज़ ए रोल इन द बार एसोसिएशन and I will welcome all those suggestions from individual members also which are for the welfare of the association. I would beseech your time at least to do the duty on my part to compliment, congratulate and thank
the seniors in the bar who have always been guiding me, my team, my friends and colleagues who have stood by me in all thick and thin, in all those testing times, turbulent times, and with whose guidance me and my team has been able to केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन बिल को दी गई हरी झंडी पर राजनीति शुरू हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया है कि ये बिल संसद में किसी भी सूरत में पास नहीं हो पाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर का कहना है कि पूरा देश भर में एक साथ चुनाव करवाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने इस बिल पर उनके साथ खास बातचीत की है। आइए देखते हैं कि इस पर शेख बशीर का क्या कुछ पक्ष है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। यूनियन कैबिनेट ने वन कंट्री वन इलेक्शन बिल को अप्रूव कर दिया है, यानी कि मंजूरी दे दी है और अब आने वाले समय में सांसद में से पेश किया जाएगा। कितना विरोध इस पर देखने को मिलता है या फिर सांसद से भी ये बिल जो है वो पास होता है, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन इसी पर बातचीत करने के लिए समय हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के रीजनल सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद जी समय हमारे साथ मौजूद हैं। ये इसको बिल को किस तरीके से देखते हैं सर? यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो है बिल को अप्रूव कर दिया गया है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? जी, इस सिलसिले में मुझे याद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी हेडेड बाय फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उस कमेटी ने फिर अपनी रिपोर्ट दी। बीजेपी ने ये कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अब जब वो इलेक्शन बिल बन के आएगा तो वो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्यों वन नेशन वन इलेक्शन। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो जो पहले इलेक्शन हुए थे वो एक ही दफ़ा हुए थे, और उसके बाद मुझे लगता है 64 तक ये शायद सिलसिला चलता रहा। 64 के बाद सिचुएशन बदलती रही और इलेक्शन जो है वो एक टाइम पे नहीं, किसी स्टेट में किसी वक्त होता है, किसी तो पार्लियामेंट के अंदर जो है ये कंटिन्यूटी नहीं रही। अब चूँकि बीजेपी चाहती है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, जब वो बिल पेश करेंगे तो उसमें जो उसके फीचर्स हैं जब सामने आएंगे तो पता लगेगा कि वो फीचर्स क्या कहते हैं। अब मैं समझता हूँ कि फीचर्स आने से पहले ये आसान नहीं है, जो मेरा सोच है, क्योंकि आज की डेट पे जो सिचुएशन है, जिस तरह मैं जम्मू कश्मीर की मिसाल देता हूँ, 6 साल इलेक्शन नहीं हुए, 1990 से लेकर 1996 तक इलेक्शन नहीं हुए, तो सिचुएशन थी। अगर सिचुएशन थी तो नहीं हुई। अभी चूँकि बीजेपी ने 2019 में फैसला लिया, उसके बाद 4 साल 5 साल इलेक्शन नहीं कराए। अगर वो वाकई ही इसमें सिंसियर थे तो ये इलेक्शन पार्लियामेंट के साथ उन्होंने करवा देना चाहिए था, वहाँ क्यों नहीं करवाया? वो कहेंगे नहीं जनाब सिचुएशन नहीं थी। इसी तरह बहुत सी जो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या हो रहा है। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ सिचुएशन बदलती रहती है, तो मुझे नहीं लगता इतना आसान। नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या लगता है कि इससे क्या नुकसान वो दिखती है? मैं नुकसान की बात नहीं करता हूँ। जब सैलेंट फीचर्स इसके आ जाएंगे, अगर उसमें कोई मुल्क को फ़ायदा हो सकता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, जब मैं आपको मिसाल बताता हूं कि अगर बीजेपी वाले सिंसियर थे वन इलेक्शन वन नेशन, तो जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे जम्मू कश्मीर में तो असेंबली के इलेक्शन क्यों नहीं कराए? असेंबली के इलेक्शन बाद में क्यों कराए? वो कहेंगे हाँ जनाब हालात ठीक नहीं थे। अब आज इसी तरह बहुत सी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सिचुएशन आसान हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर। मैंने कॉन्फ्रेंस का क्या इस पे स्टैंड है? मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में जब डिबेट होगा और जो डिबेट करेंगे अपोजिशन इसको किस तरह से देखती है, उसके बाद बात की जा सकती है। अभी उन्होंने बताया नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन में फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चूँकि डिफरेंट सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के ऊपर इंतज़ार करना चाहिए कि पार्लियामेंट में डिबेट कैसा होगा। संसद में भी क्या लगता है आपको बिल को पास कर दिया जाएगा? किस संसद में? मतलब हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि चूँकि उनके पास मेजॉरिटी है, वो तो अगर नहीं भी चाहेगी तो उन्होंने कराना है। लेकिन जब इलेक्शन कराने का वक्त आएगा एट ए टाइम, तो फिर उस वक्त पता लगेगा क्या सिचुएशन होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, इस समय यूनियन कैबिनेट के द्वारा बिल को जो है वो अप्रूव मंजूरी दी गई है और आने वाले समय में जब सांसद में से पेश किया जाएगा तो तब देखना होगा कितना विरोध होता है या फिर वहां से भी बिल को पास किया जाता है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली मुगल रोड से बर्फ हटाने के काम में लगातार बाधा आ रही है। पीर की गली इलाके में फिर से बर्फबारी का दौर शुरू होने से ये काम फिलहाल रोक दिया गया। मुगल रोड बुधवार शाम को बर्फबारी के कारण यातायात के लिए बंद कर दी गई थी और आज सुबह
बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन फिर हुई बर्फबारी से इस काम को रोक दिया गया है। मुगल रोड के हवाले से बात करेंगे। तारीखी मुगल शाहरा कल शाम को ही ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। सुबह से ही जो है मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से इस मुगल शाहरा पर मशीनरी लगाई गई थी और जो है स्नो क्लियरेंस का काम शुरू किया गया था। वहीं पे नमक चिरने का काम भी शुरू कर दिया गया था, क्योंकि इस रोड पर इस वक्त फिसलन बहुत है, कोहरा बहुत है, जिसकी वजह से नमक चिरने का काम भी आज सुबह से ही शुरू था। इस वक्त एक बड़ी खबर आई है कि पीर गली के मकाम पे हैवी स्नोफॉल शुरू होगी, जिसकी वजह से मशीनरी को जो है रोक दिया गया है। खराब मौसम की वजह से दोबारा से इस काम को जो है थोड़ा सा रफ्तार में थोड़ा सा स्लोली कर लिया गया है। इस वक्त मुगल रोड डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से बात हुई, उनका साफ लफ्जों में कहना है कि जो है मौसम खराब होने की वजह से अपर चीज में जिस तरीके से पीर गली में जो है काफी हैवी स्नोफॉल हो रही है, जिसकी वजह से काम को जो है स्टॉप कर दिया गया है। वहीं पे ट्रैफिक पुलिस से भी बात हुई है, उनका साफ लफ्जों में कहना है कि कोई भी शख्स जो है इस शाहरा पर विजिट करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम या PCR पुंछ से राब्ता करने के बाद ही जो है इस शाहरा पर विजिट करे। मैं आकाश मलिक, कैमरामैन नाहिदा कुरैशी के साथ गुलिस्तान न्यूज। राजौरी के कंडी बढ़ाल इलाके में एक ही परिवार के 3 बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोश पाए गए, जिनमें से एक की मौत हो गई है। इस इलाके में पिछले 4 दिनों में ऐसा दूसरा मामला सामने आने से गांव में सनसनी फैल गई है। इस इलाके के निवासी रफीक अहमद के 3 बच्चों के बेहोश पाए जाने पर उन्हें स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। वहीं अन्य 2 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद GMC राजौरी भेज दिया गया। इस पूरे मामले पर राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक ने GMC राजौरी के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम के साथ खास बातचीत की है। ये देखते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। राजौरी के कंडी बढ़ाल इलाके से पिछले 4 दिन में ये दूसरा ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बच्चे बेहोश पाए गए। और इसमें से पहले अगर बात करें तो पहले मामले में जहां 6 लोग बेहोश पाए गए थे, जिनमें से 4 लोगों की मौत हुई थी। और आज ही बढ़ाल से एक और ऐसा मामला सामने आया जिसमें 3 राजौरी के कंडी बढ़ाल इलाके से पिछले उसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जो हमें हिस्ट्री के हिसाब से तो बच्चे फीवर करके और वॉमिटिंग करके आए हैं और थोड़ा सा एक बच्चा जो है वो सिक है, उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और टेस्ट भी पूरे जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं इसको कि इसमें क्या कारण है, वो कारण तो जांच की जाएगी। डॉक्टर साहब, 4 दिन पहले जो मामला सामने आया था उसमें भी आपके पास लोग पहुंचे थे इसी तरह बेहोश पाए, उनकी हिस्ट्री और इनकी हिस्ट्री में कुछ आपस में मिला? हाँ, इसमें अंतर लगता है, क्योंकि वो जो थोड़ा सा उसमें आपने देखा था कि उसमें कुछ फूड जो कंज्यूम किया था उसका मगर इस केस में वैसा नहीं है। इसमें हिस्ट्री ऑफ फीवर दे रहे हैं फिलहाल प्रीलिमिनरी, और वॉमिटिंग की हिस्ट्री दे रहे हैं। और लोकल यहाँ डॉक्टरों को चेक करवाया था किसी एक जगह, और उसके बाद बच्चे ज़्यादा सिक हो गए, फिर यहाँ पे शिफ्ट किया गया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आखिर में ज़रूर जानना चाहूँगा, क्या आपकी तरफ से कोई इस तरह की टीम तश्कील दी जाएगी जो इस इलाके में पहुँचे? क्योंकि लगातार इस तरह का, अगर कहीं रात को एक मामला और भी आया है रेहान इलाके से, वो भी फूड पॉइजनिंग का था, इसकी कोई हिस्ट्री चेक की जाएगी कि क्या कारण है इस मामले इस तरह के केस? इसमें डेफिनेटली जो मेडिकल टीम्स हैं वो CMO ऑफिस से वो भी जाएंगी, हमारे वहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट भी वहाँ जाएंगे, और दूसरी जो भी टीमें बनती होंगी, हमारा जो डिपार्टमेंट यहाँ PSM का डिपार्टमेंट है उससे भी लोग डिप्लाई वहाँ पे किए जाएंगे, जाके इसको देखेंगे। आखिर में जानना चाहूँगा कि जो बच्चा अंदर है इसकी हालत कैसी है, क्या आगे शिफ्ट करने की जरूरत है? अभी तो प्रीलिमिनरी बच्चा सिक है, इसको हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर जो हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, उसके हिसाब से देखते हैं, इसको दोबारा असेस करके हम देख लेंगे, जैसा भी बनता होगा उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। ये तो हमारे साथ सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी डॉक्टर शमीम साहब, जिनकी तरफ में आपने सुना होगा कि दोनों की हिस्ट्रियां जरूर डिफरेंट है, मगर इलाका एक ही। और बड़ा सवाल यह है कि इसी इलाके में इसी तरह के मामले क्यों सामने आ रहे हैं, जहां इस वक्त तक पिछले 5 दिनों के अंदर 4 बच्चों ने अपनी जानें गंवाई हैं और एक शख्स ने अपनी जान गंवाई है। 2 बच्चे यहाँ जेरे इलाज हैं, 2 बच्चे ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज जम्मू में जेरे इलाज हैं। मगर जरूर ये जांच का विषय रहेगा कि क्या कारण है इस इलाके से इस तरह के केस निकलकर सामने आ रहे हैं। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। उधमपुर के मोड इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए 30 वर्षीय युवक की मौत का मामला सुलझाने में पुलिस जुटी है। इस इलाके में बुधवार को मोहम्मद याकूब नाम के युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से वहां सनसनी फैल गई थी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू कर दी है।
जीजा की डेथ हुई है। किसने मारा है? कल शाम को घर से आए थे और हम इनके पास फ़ोन नहीं था, बोले कि दुकान पे जाना। किसने फ़ोन किया था इनको और इनका बड़ा भाई आया, सुबह काम पे जा रहा था कहीं, तो रोड के पास में किनारे पे पड़े थे, उधर मारा हुआ था किसने। देश की सीमाओं के विस्तार में अहम योगदान देने वाले जनरल जोरावर सिंह को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। जम्मू में उनकी याद में बने जनरल जोरावर सिंह चौक पर आज हर साल की तरह इस साल भी उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सेना और वायु सेना के अधिकारियों के साथ साथ पूर्व सैनिकों और समाज के अन्य गणमान्य लोगों ने जनरल जोरावर सिंह को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर देश को उनके द्वारा किए गए योगदान को याद किया गया। 183 जो एनिवर्सरी है उनकी पुण्यतिथि की, और उनको जो श्रद्धांजलि दी जा रही है, ये एक बहुत ही अच्छा एक प्रयास है। डोगरों का जो वैलर है उसको दोबारा जागृत करना। लोग भूल चुके हैं। जहाँ पे आप खड़े हैं, आज से 3 साल पहले यहाँ बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां थी और इस जगह को बोला जाता था घोड़ा चौक। कम से कम आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत दुनिया में बड़े योद्धा हुए हैं। जैसे हमारे देश के अंदर महाराणा प्रताप थे, अपना शिवाजी महाराज थे, फिर हमारे पास राजा रंजीत सिंह थी, जैसे महाराजा रंजीत सिंह थे। वर्ल्ड में नेपोलियन थे, अलेक्जेंडर थे, बड़े बड़े लोग हुए हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं। हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। परंतु अगर मिलिट्री तरीके से अगर हम इसको एनालिसिस करें तो आपको ये पता चलेगा कि जो लड़ाइयां जनरल जोरावर सिंह ने लड़ी वो एकदम से उनसे बहुत सुपीरियर थी। सुपीरियर कैसे थी? क्योंकि वहां पे जिस टेरेन पे वो लड़े 20,000 फुट की ऊंचाई पे, बिना कपड़ों के, जहाँ पे आज भी जाना मुश्किल है। आज अगर इंडियन आर्मी या बाकी आर्मी, चाइनीज आर्मी जाती है तो वहां पे वो पूरा क्लोथिंग गियर लेके जाती है। वहां पे कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, आने जाने के साधन नहीं थे, कोई सड़कें नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने वहां किया। वहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं थे, वहां कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी। हाई ऑल्टीट्यूड पे वहां उनकी ट्रेनिंग कराई, अपने जवानों का मोराल ऊंचा रखा। भारत का इतिहास डिफेंसिव बैटल्स के लिए जाना जाता है। ये एक अकेले योद्धा हैं जिन्होंने हमारे देश की सीमाओं को आगे बढ़ाया और हमारे देश की जमीन को आगे बढ़ाया, तिब्बत तक पहुंचे और चीन के किले का झंडा उतार कर लाए। तिब्बत में जहां इनकी समाधि है, आज भी ऐसा रिवाज है कि वहां नया शादी वाला जोड़ा पहले जाकर आशीर्वाद लेते हैं और ये दुआ मनाते हैं कि हमारा होने वाला बच्चा इनकी तरह वीर योद्धा बन सके। वेरी हाई एल्टीट्यूड एरियाज में इस तरह जाने का सौभाग्य सिर्फ जनरल जोरावर सिंह को मिला और वहां पर अपनी जीत हासिल करने का पराक्रम। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने आज पार्टी के 3 दिवंगत नेताओं को पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के जम्मू कार्यालय में जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद सादिक, कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता मीर लसजन और जम्मू कश्मीर के दूसरे मुख्यमंत्री सैयद मीर कासिम को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर कांग्रेस और प्रदेश की सियासत में उनके योगदान को याद किया। श्री गुलाम मोहम्मद सादिक साहब, जो कि जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे और फिर उसके बाद वो पहले मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रहे, उनकी पुण्यतिथि है, डेथ एनिवर्सरी है। उसके साथ साथ उनके साथी मीर लसजन साहब और उनकी भी डेथ एनिवर्सरी है, और सैयद मीर कासिम जी, जो कि उनके बाद सादिक साहब के बाद मुख्यमंत्री बने और दूसरे मुख्यमंत्री थे। 1975 तक वो मुख्यमंत्री रहे, जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे करके इंदिरा शेख हकार के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को सत्ता सौंपी। उन तीनों का आज दिन है। हम तीनों को कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस हेडक्वार्टर में हम याद कर रहे हैं कि कांग्रेस का कितना बड़ा योगदान रहा है देश की आज़ादी में और देश के निर्माण में आज़ादी के बाद, जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने
जो रोल निभाया है उसमें अहम रोल जो है जनसभा के जल स्रोतों को संरक्षित करने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। लोगों की आस्था का केंद्र इन जल स्रोतों को अमृत योजना के तहत संरक्षित किया जाएगा। जम्मू नॉर्थ विधानसभा के विधायक श्यामलाल शर्मा ने आज जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव के साथ कई जल स्रोतों का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने इन जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए जल्द उचित कदम उठाने की जरूरत पर बल दिया ताकि लोगों को इनका फायदा मिल सके और उनकी आस्था को भी ठेस ना पहुंचे। प्रॉपर थोड़ा अब आप देख रहे हैं कि यहाँ तो लोग आस्था का केंद्र भी है। हमारे जितने भी ये पानी के सोर्सेज हैं तो वो हमारे लिए, चाहे वो नहर हो, दरिया हो, तालाब हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि प्रिजर्व करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और आज मुझे खुशी है कि हमारे कमिश्नर अलॉन्ग विद ऑल द सेक्टरल ऑफिस, जॉइंट कमिश्नर, बाकी टेक्निकल विंग के जो हैं, तो यही गवर्नमेंट और गवर्नेंस की डेफिनेशन यही होती है कि सरकार जो है वो लोगों के द्वार तक आए और उनकी समस्याओं को देखें और फिर उसका समाधान करें। जब हमें जानकारी नहीं है, हम सेक्रेटरीट में बैठेंगे, जहाँ अपने ऑफिस में बैठेंगे, तो हेयर से पे हम बिलीव करते हैं। तो मेरी ये आदत रहती है कि मैं खुद भी आंटो रहता हूँ और मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट को भी आंटो रहना पड़ेगा। ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ अलग अलग पॉइंट्स जो हैं नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उसमें आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए इस तरह की पुरानी वाटर बॉडीज़ जो आस्था का केंद्र भी हैं, बहुत ही अच्छा सोर्स है। और लोगों की भी यहाँ पे पुरानी डिमांड रही है कि इनको रिवाइव किया जाए। धीरे धीरे इसमें वेजिटेशन ग्रो कर रही है, इसमें इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं और उसी को रोकने के लिए आज हम लोग ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ आए हैं। अमृत स्कीम के अंडर काफ़ी सारी वाटर बॉडीज़ को लिया जाना है और माननीय प्रधानमंत्री का भी यही डायरेक्शन है कि हम लोगों ने अपना जो जन भागीदारी के अंदर वाटर को रिचार्ज करना है और वाटर जो वेस्ट होता है उसको भी प्योरीफाई करके ग्राउंड में डालना है। उसी के अंडर हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो 4 प्रोजेक्ट्स आज हम देख रहे हैं, मुट्ठी में हमने देखा, बरनई में देखा, चिनौर में देखा। बिश्ना के विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने रणबीर नहर की बद से बदतर हो चुकी हालत का संज्ञान लेते हुए इसकी जल्द साफ सफाई करवाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। विधायक ने आज सिंचाई विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर इस नहर का निरीक्षण कर इसकी जल्द सफाई करवाने पर बल दिया ताकि सीमावर्ती किसानों तक इसका पानी पहुंच सके। विधायक ने बताया कि इसके लिए सिंचाई विभाग को 2 महीने की मोहलत दी गई है और इस अवधि में अगर ये काम पूरा न हुआ तो अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सख्त चेतावनी दी थी कि आप अपना काम जो ईमानदारी से करें और उसके तहत आज मैंने पहला टूर इंसार किया है। आज जो जहाँ जहाँ भी कंप्लेंट है मैं उनको नोट करवाते जा रहा हूँ और उनका टाइम जो फिक्स कर दूंगा विद इन 2 मंथ। जब तक पानी फिर से स्टार्ट होगा मुझे पानी जो क्लियर चाहिए इस बार, क्योंकि इस बार मैंने किसानों से वादा किया कि पानी जो जहाँ से लेकर बॉर्डर तक एक ही लहर में पहुँचेगा और मैं पहुँचा के रहूँगा। इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूँगा और मैं अपने डिपार्टमेंट को भी अभी तो मैं प्रेम से इनको समझा रहा हूँ कि अपना काम करें। अगर मुझे कोताही बरती गई तो ये इनको भी नहीं बख्शा जाएगा। ये बात मैं इस बार आपके माध्यम से इनको क्लियर चेतावनी दे रहा हूँ। कमियाँ होंगी वो इनको आज ऑन स्पॉट नोट कराऊंगा और उसके बाद इनको टाइम दे दिया जाएगा और विद इन 2 मंथ इनको जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो माइनर की भी जो मसले वो भी साथ साथ वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आज ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ टूर है, जो इनकी भी कुछ डिमांड्स आती हैं जो आज ये इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, जो मुझ तक होगा, जो मेरे उस प्रेगेटो में होगा तो वो मैं कर लूँगा, जो नहीं होगा उसकी DPR बना के एक मैं इनके पास भी कॉपी दे दूंगा और मैं भी फंड्स डिमांड करूंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी की कोई ग्रीवेंस ना रहे। ये हमारा जो नहर साफ करने का जो शेड्यूल है वो 15। तो चलिए न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।